डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का ये चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। आज हम लोग एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ, जिसमें हम अनुनादी आवृत्ति, श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या है और ट्रांसफार्मर के साथ साथ वैद्युत ऊर्जा और वाटहीन धारा के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो इसके क्रम में सबसे पहले हम आपको एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ समझा रहे हैं। देखिए, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ में हम एल, सी और आर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। एल के सिरों के बीच के वोल्टेज को वीएल, सी के सिरों के बीच के वोल्टेज को वीसी, आर के सिरों के बीच के वोल्टेज को वीआर कहें, और ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, जैसा कि हम पहले आपको समझा चुके हैं। अब देखिए, इसमें पहले हम एलसी के विषय में आपको बता दें, फिर हम एलसीआर के विषय में बताएं। एलसीआर जब किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर वैद्युत परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो उस परिपथ को हम अनुनादी परिपथ कहते हैं। जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है तब हम उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या है? श्रेणी अनुनादी परिपथ वो परिपथ है जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, तब हम उस परिपथ को श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। अब देखिए, हम श्रेणी अनुनादी परिपथ और एक्सएल जब एक्सी के बराबर होता है उस परिपथ को हम अनुनादी परिपथ कहते हैं, उसको भी हम समझा रहे हैं, दोनों चीजों को समझा रहे हैं। देखिए, ये है एलसी सर्किट। एल और सी दो लगे हैं, जिनके बीच का एल के सिरों के बीच का वोल्टेज वीएल है, सी के सिरों के बीच का वोल्टेज वीसी। ये आई है, ये वीएल। हम जानते हैं कि जब एल लगा होता है तो वी और आई के बीच का जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री होती है, और जब सी लगा होता है तब भी वोल्टेज और धारा के बीच का ये जो कलांतर होता है ये 90 डिग्री होता है। अगर हम वीएल और वीसी दोनों को देखें तो दोनों के बीच का कलांतर कितना? 180 में। दोनों परस्पर विपरीत कला में हैं, तो वीएल और वीसी का जो परिणामी विभवांतर है उसको हमने कह दिया वीएल डिफरेंस वीसी। तो परिणामी विभवांतर को हमने लिख दिया V इक्वल टू वीएल डिफरेंस वीसी। इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आई जेड लिख देंगे, यहाँ आई एक्सएल लिख देंगे, यहाँ आई एक्स सी लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो जेड इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस एक्ससी। अभी हमने बताया कि उस परिपथ को हम अनुनादी परिपथ कहते हैं जिसमें एक्सएल एक्ससी बराबर होते हैं। ये एक्सएल को एक्ससी के बराबर कर देंगे तो जेड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब जेड प्रतिबाधा, जिस परिपथ का प्रतिरोध प्रतिबाधा 0 होती है, उस परिपथ में जो भी वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका धारा आयाम बहुत अधिक होता है, उस धारा का मान बहुत अधिक होता है, और यह घटना वैद्युत अनुनाद कहलाती है। अब हम अनुनादी आवृत्ति निकालेंगे। देखिए, एक्सएल को एक्ससी के इक्वल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल इसका टू 1 अपान ओमेगा सी, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इसका टू 1 अपान एल सी, ओमेगा इसका टू हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट एल सी। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ इसका टू 1 अपान अंडर रूट एल सी के। एफ इसका टू हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये जो हमें प्राप्त हुई है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, इसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ये अनुनादी आवृत्ति, ये अनुनादी आवृत्ति आपको मिल गई।
बात समझ में? ये कब होगा? जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, तब जेड 0 हो जाएगा, तब धारायाम बहुत अधिक हो जाएगा, तब वैद्युत अनुनाद की घटना उत्पन्न होती है। उसमें हमने अनुनादी आवृत्ति आपको निकाल के समझा दिया कि ये अनुनादी आवृत्ति होगी। करेक्ट? अब देखिए, जब एलसीआर तीनों लगे हैं तब कंडीशन ये हो जाएगी, ये आई हो जाएगा, ये वी आर हो जाएगा। हम जानते हैं जब आर लगा होता है तो वी आर और आई दोनों समांतर होते हैं, लेकिन जब एल लगा होता है तो वोल्टेज आगे होता है, ये वी एल हो गया, और ये वी सी हो जाएगा, जैसा कि हम पहले यहाँ समझा चुके हैं आपको। ये देखिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, मीन्स वी एल और वी सी परस्पर विपरीत कला में होंगे, और इनका परिणामी ये हमने मान लिया वी एल माइनस वी सी। ये इसका ये जो परिणामी विभवांतर है इसको हमने V मान लिया, और ये कालांतर हमने फाई मान लिया। अगर ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC होगा। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू IR का होल स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने सीधा VL माइनस VC लिखा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, इसमें चाहे VL ज्यादा हो VC कम हो, चाहे VC ज्यादा हो VL कम हो, VC ज्यादा हो VL कम हो, लेकिन स्क्वायर टर्म है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए हमने सीधे VL माइनस VC लिख दिया। ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई कॉमन लेंगे आई स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा V अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसको हम V अपॉन आई को क्या कहेंगे? प्रतिबाधा कहेंगे, जेड से प्रदर्शित करेंगे। जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये प्रतिबाधा का फार्मूला होगा, ये हो गई प्रतिबाधा। हम जानते हैं प्रतिबाधा एक प्रतिरोध है, इसका मात्रक भी ओम होता है। बस समझ में आ गई? इतनी चीज आप बिल्कुल समझ गए प्रतिबाधा तक। अब आगे देखिए, समझते रहिए, बिल्कुल एक एक चीज आप समझ लीजिए। ये जेड स्क्वायर हो गया। अब इसी देखिए अनुनादी अगर कंडीशन देखें, अनुनाद की दशा में एक्सएल क्या होगा? एक्सी के बराबर होगा, तो जेड की वैल्यू किसके बराबर निकलेगी? आर के बराबर निकलेगी। ये 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर आर हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। दूसरी चीज देखिए, अब इसी में हम कालांतर निकाल लें। यहां से देखिए, यहां हम लिखेंगे, यही लिखे देते हैं, टाइम फाइव इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। VL की जगह IXL, VC की जगह IXC और VR की जगह IR रख के सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा tan phi इक्वल टू IXL माइनस IXC अपॉन IR। इसको सॉल्व करेंगे, tan phi इक्वल टू हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R। इसी को सॉल्व करेंगे तो tan phi इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ये फार्मूला आपको मिल गया tan phi कालांतर के लिए। अब इसकी कंडीशन देखिए, ये फार्मूला आपको मिला tan phi इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। अब देखिए पहली कंडीशन, इसमें हम 3 कंडीशन बता रहे हैं। यहाँ पे कालांतर फाई जो है ये किस किस चीज पे निर्भर कर रहा है? आर पे निर्भर कर रहा है, एक्सएल पे निर्भर कर रहा है और एक्सी पे निर्भर कर रहा है।
कलांतर फाई का मान आर पे निर्भर कर रहा है, एक्सएल पे निर्भर कर रहा है और एक्सी पे निर्भर कर रहा है। देखिए फार्मूला, या इसी को हम कह सकते हैं ओमेगा एल पे निर्भर कर रहा है, ओमेगा सी 1/ओमेगा सी पे निर्भर कर रहा है और आर पे निर्भर कर रहा है। ठीक, इसकी 3 कंडीशन हम बता रहे हैं। यदि पहली कंडीशन, यदि ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी, अगर ओमेगा एल का मान 1/ओमेगा सी से ज्यादा है तब tan फाई अर्थात फाई ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। फाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। इसका मतलब कि धारा I वोल्टेज V से पश्चगामी होगा, पश्चगामी होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, यदि ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा सी, तब tan फाई अर्थात फाई इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। देख लीजिए यहां से, ओमेगा एल अगर ये कम है, ये ज्यादा है, तो टोटल टर्म निगेटिव हो जाएगी। जब ये ज्यादा ये कम है, तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो घटाना जो है सब्ट्रैक्शन क्या है वो पॉजिटिव होगा। अगर ये कम है ये ज्यादा है, तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब कि I V से अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। इसका मतलब धारा पहले अधिकतम मान को प्राप्त करेगी और वोल्टेज बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करेगा। तीसरी कंडीशन, यदि ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तब tan फाई इक्वल टू, अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस दशा में I एवं V समान कला में होंगे, कला में होंगे, दोनों समान कला में होंगे। ये चीज समझ में आ गई। ये हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं अनुनादी आवृत्ति से संबंधित ग्राफ समझ लीजिए। ये अनुनादी आवृत्ति है, देखिए ग्राफ। एक्स और वाई दो एक्सिस हमने ले ली, ठीक है। ये एफ आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है, एफ आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और ये जो एक्सिस है ये धारा को प्रदर्शित कर रहा है। धारा और अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। अभी हमने अनुनाद की स्थिति में हमने आपको बताया था कि धारा आयाम बहुत अधिक हो जाता है। जब धारा आयाम बहुत अधिक होता तभी अनुनाद की स्थिति होगी। इसका मतलब उसमें धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो देखिए ग्राफ, ये ग्राफ मिलता है, ये धारा जो है क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। ये एफ आर मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। जब अनुनादी आवृत्ति है तब धारा क्या है, अधिकतम है। धारा अधिकतम होती है तो वहां जो आवृत्ति होगी वो अनुनादी आवृत्ति होगी, अनुनाद की घटना होगी। ठीक, अब देखिए हम प्रतिबाधा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। ये अब इसके बीच देखिए ग्राफ खींचेंगे तो क्या बनेगा, ये मिनिमम। देखिए अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिबाधा क्या होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम न्यूनतम होगी। भाई प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तभी तो धारा अधिकतम होगी, धारा तभी अधिकतम होगी, तभी तो अनुनाद की घटना हुई जब धारा आयाम बहुत अधिक है। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषता यह है कि यल तथा सी के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो परिपथ पर आरोपित विभवांतर से कहीं
अधिक हो सकता है, से कहीं अधिक हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने आपको श्रेणी अनुनादी परिपथ के विषय में पूरा हमने आपको समझा दिया है। अब थोड़ा इसी में हम आपको वैद्युत शक्ति बता दें कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R लगा होता है, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R लगा होता है, जिसको हम R परिपथ कहते हैं या R सर्किट कहते हैं, तब वैद्युत शक्ति P बराबर होता है Vrms इंटू IRms। ये फार्मूला होता है एक पूरी साइकिल के लिए औसत वैद्युत शक्ति का फार्मूला। कैसे निकाला हमने, देखिए निकालने को समझा रहे हैं आपको। देखिए वैद्युत शक्ति, ये आर सर्किट में हमें पी बार बराबर Vrms इंटू IRms बताया है, समझा रहे हैं कैसे निकाले। देखिए V इक्वल टू होता है V0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी के। P बराबर होता है V इंटू I, तो P बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा P इक्वल टू V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम एक पूरी साइकिल के लिए निकालेंगे, एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, औसत मान। तो ये हो जाएगा P बार बराबर V0 इंटू I0 इंटू, अब एक चीज याद रखिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक पूरी साइकिल के लिए औसत मान 1/2 होता है, तो इंटू 1/2 लिख देंगे, तो हो जाएगा P बार बराबर V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2। इस 2 को हमने √2 इंटू √2 लिख दिया, तो P बार बराबर हो गया Vrms इंटू IRms। ये औसत वैद्युत शक्ति का फार्मूला आपको प्राप्त हो गया आर सर्किट के लिए, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R लगा है। अब प्रश्न आता है अगर परिपथ में L तथा R दोनों लगे हों तब वैद्युत शक्ति का क्या फार्मूला होगा। देखिए L तथा R दोनों लगे हों, जब LR सर्किट होगा, L तथा R दोनों लगे होंगे तब LR सर्किट होगा। LR सर्किट में वैद्युत शक्ति का क्या फार्मूला होगा। देखिए हम जानते हैं LR सर्किट में V बराबर होगा V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर होगा I0 साइन ओमेगा टी -5। हम जानते हैं कि R में V और I दोनों समान कला में होते हैं, लेकिन जब परिपथ में L लगा होता है तब वोल्टेज धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, अर्थात धारा वोल्टेज V से कला में 90 अंश पश्चगामी होती है। तो पश्चगामी हमने कालांतर 5 मान लिया, इसलिए हमने इसमें -5 लिख दिया। ये हम जो आपको दूसरा लेक्चर, पहला लेक्चर हम और दूसरा लेक्चर हम पढ़ाए थे वहां पे इसको हमने एक्सप्लेन किया था। अब देखिए P बराबर होता है V इंटू I, तो हो जाएगा P बराबर V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी -5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपको फार्मूला प्राप्त होगा P बार बराबर Vrms इंटू IRms इंटू cos फाई, ये फार्मूला प्राप्त होगा। इस cos फाई को हम परिपथ शक्ति गुणांक कहते हैं, परिपथ शक्ति गुणांक कहते हैं, परिपथ शक्ति गुणांक कहते हैं। अब देखिए LR सर्किट में tan फाई बराबर हमने आपको बताया था ओमेगा L अपॉन R। अब देखिए इसको हम फाई मान लें तो ये ओमेगा L हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो इससे हम cos फाई अगर निकालेंगे तो cos फाई बराबर होगा आधार बटे कर्ण R अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, मींस cos फाई बराबर हो जाएगा R अपॉन Z। ये परिपथ शक्ति गुणांक का फार्मूला हो गया, ये और ये cos फाई को हम परिपथ शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक, अब यहीं पर एक चीज और हम आपको समझा दें,
यहीं पर एक चीज और हम आपको समझा दें कि जब परिपथ में L या C लगा लेकिन परिपथ का प्रतिरोध लगभग नगण्य हो, जब परिपथ में L या C लगा हो लेकिन परिपथ का प्रतिरोध लगभग नगण्य हो, बहुत कम हो, तो फाई की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होगी और cos 90 इक्वल टू होगा 0, मींस P बार बराबर आएगा 0 इस फार्मूले से। इसका मतलब औसत वैद्युत शक्ति शून्य होगी। ये जो दशा होती है, इस दशा में जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। ऐसा परिपथ जिसमें L या C लगा हो लेकिन परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो, उस परिपथ में जो भी धारा प्रवाहित होती है उस वैद्युत धारा की ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, तब हम उस प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। करेक्ट। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है, एलसी सर्किट में अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है, वाटहीन धारा क्या होती है, औसत वैद्युत शक्ति क्या है, पूरा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। करेक्ट, समझ में आ गया। तो अब हम अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर। देखिए समझिए। हाँ देखिए, हम आपको अब ट्रांसफार्मर के विषय में बता रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन प्रेरण हमने इसके पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है। इस प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इस ट्रांसफार्मर में होता है। मीन्स ट्रांसफार्मर में हम प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं, दिष्ट धारा का नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दिष्ट धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है और उसके द्वारा अन्योन प्रेरण की घटना उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण इस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम दिष्ट धारा में नहीं करते हैं, केवल प्रत्यावर्ती धारा में करते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, एक को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप को कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन को कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अब देखिए, इसमें जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली दो होती है, बीच में क्रोड होता है। प्राथमिक कुंडली में तार मोटे होते हैं, फेरों की संख्या कम होती है। तार मोटा इसलिए रखा जाता है ताकि इसका प्रतिरोध कम रहे, और द्वितीय कुंडली में तार पतला होता है और फेरों की संख्या अधिक होती है। द्वितीय कुंडली में तार पतला होता है, फेरों की संख्या अधिक होती है स्टेप अप में। स्टेप डाउन में इसका उल्टा होता है, प्राथमिक कुंडली में तार पतला होता है, फेरों की संख्या ज्यादा होती है, द्वितीय कुंडली में तार मोटा होता है, फेरों की संख्या कम होती है। ठीक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा नीचे विभव तथा प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव तथा निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। नीचे विभव मतलब कम विभव, ऊंचे विभव मतलब अधिक विभव। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा ऊंचे विभव तथा निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव तथा प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। यहाँ पर ये क्रोड जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें पटलित क्रोड लिया जाता है। लोहे की पतली पतली पट्टिकाओं को वार्निश द्वारा जोड़कर आयताकार क्रोड बना लिया जाता है, ताकि उसमें कम भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और कम उत्पन्न हो और ऊर्जा की हानि कम हो, इसलिए यहाँ पे नरम लोहे का क्रोड लिया जाता है ताकि भंवर धाराओं के द्वारा ऊर्जा की हानि कम हो। उन्हीं क्रोड के ऊपर कुंडली को लपेटा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार वैद्युत ऊर्जा, पहले चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा फिर वैद्युत ऊर्जा, मतलब अन्योन प्रेरण के द्वारा कैसे नीचे विभव को हम ऊंचे विभव में स्टेप अप के द्वारा और स्टेप डाउन के द्वारा ऊंचे विभव को नीचे विभव में बदल देते हैं। हम जानते हैं E इक्वल टू होता है -N/d∅/dt। ये आपने पढ़ा है, हमने समझाया है इसके पहले आपको। ठीक, फाई चुंबकीय फ्लक्स है, फाई है चुंबकीय फ्लक्स। जब प्राथमिक कुंडली में हम धारा, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो इसमें तार मोटा है, प्रतिरोध कम होगी, धारा ज्यादा प्रवाहित होगी, प्रबल धारा होगी। फेरों की संख्या कम है, फेरों की संख्या कम होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा, ई विद्युत वाहक बल कम होगा, वोल्टेज कम होगा, नीचे विभव होगा। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा की दिशा
बदलने के कारण क्रोड एक बार एक दिशा में, दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित होता है। तो इसके बार बार चुंबकन और विचुंबकन के कारण द्वितीय कुंडली के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से क्रोड की चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और फिर द्वितीय कुंडली में वैद्युत ऊर्जा मीन्स विद्युत वाहक बल और धारा का प्रभाव होता है। अब द्वितीय कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या ज्यादा है, फेरों की संख्या ज्यादा होने से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होने से ई विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा और विद्युत वाहक बल ज्यादा होने से विभव ज्यादा होगा, वोल्टेज ऊंचा होगा। तार पतला है, प्रतिरोध अधिक होगा, इसमें प्रवाहित धारा का मान कम होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं निर्बल धारा। इस प्रकार स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा नीचे विभव तथा प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव तथा निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदल दिया जाता है या बदल जाता है। स्टेप डाउन ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और तार पतला होता है। फेरों की संख्या ज्यादा होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा, विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, विद्युत वाहक बल ज्यादा होने से विभव ऊंचा होगा। तार पतला होने के कारण प्रतिरोध अधिक होगा और धारा निर्बल होगी। क्रोड बार बार चुंबकित और विचुंबकित होगा, जिससे वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा फिर वैद्युत ऊर्जा में बदलती है और जब वैद्युत धारा इसमें आती है तो यहाँ तार मोटा है, तार मोटा होने से प्रतिरोध कम होगा, धारा प्रबल होगी, अधिक होगी, फेरों की संख्या कम है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा, ई का मान कम होगा, विभव नीचे होगा। तो इस तरह हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा ऊंचे विभव तथा निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव तथा प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदल लेते हैं। देखिए प्राथमिक कुंडली के लिए लिखेंगे EP = NP d∅/dt और ES द्वितीय कुंडली के लिए लिखेंगे ES = NS d∅/dt। इसलिए ES/EP बराबर हो जाएगा NS/NP। हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। इसी चीज को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं ES/EP बराबर NS/NP बराबर VS/VP। VS/VP लिखते हैं R। इस R को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिणमन अनुपात। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए R > 1 होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए R < 1 होता है। ये आपको याद रखना है। एक चीज और ट्रांसफार्मर में आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में शक्ति का प्रवर्धन नहीं होता है। शक्ति प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति को हम कम और ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसमें प्राथमिक कुंडली की वैद्युत शक्ति सदैव द्वितीय कुंडली की वैद्युत शक्ति के बराबर होती है। शक्ति का फार्मूला होता है P = V × I। प्राथमिक कुंडली के लिए लिखेंगे VP × IP बराबर द्वितीय कुंडली की वैद्युत शक्ति लिखेंगे VS × IS। हमने कहा प्राथमिक कुंडली की वैद्युत शक्ति द्वितीय कुंडली की वैद्युत शक्ति के बराबर होता है। शक्ति का प्रवर्धन ट्रांसफार्मर में नहीं होता, ये याद रखना है। और दूसरी चीज याद रखना है कि ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को कम और ज्यादा करते हैं, धारा कम और ज्यादा होती है, लेकिन वैद्युत धारा का उत्पादक नहीं है। इसमें धारा उत्पन्न नहीं होती है, यह उत्पादक नहीं है, ये केवल वोल्टेज को कम और ज्यादा इसके द्वारा किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं VP/VS = IS/IP। करेक्ट, समझ में आ गया। तो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा हम शक्ति का प्रवर्धन नहीं करते। अभ्यास के लिए प्रश्न है कि इस ट्रांसफार्मर को आप एक बार पूरा पढ़िए, समझिए और अगले चैप्टर को जब शुरू करेंगे तो ये हम आपसे पूछेंगे। ट्रांसफार्मर आप पढ़िए और अनुनादी परिपथ क्या है, LCR अनुनादी परिपथ और ट्रांसफार्मर, दो हम अभ्यास के प्रश्न आपको दे रहे हैं। धन्यवाद।